अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान मेरे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कयूम सिद्दीकी। सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत एक बार फिर आमने सामने हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जल्द ही यानी कल तक फैसला करने जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर की पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से तारीख में तोसी की है वो आइनी है या नहीं। और दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने एक बिल मंजूर किया है काबीना में कि जिसके तहत चीफ जस्टिस के उन अख्तियारात को महदूद कर दिया गया है जिनके तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेंच की तश्कील करते थे, यानी ये फैसला करते थे कि जो मामला सुओ मोटो या कोई भी सुप्रीम कोर्ट में आता है तो कितने जज सुनेंगे, कौन से जज सुनेंगे, और फिर उस हवाले से जो अख्तियार का इस्तेमाल होता था उस पर तनाज़ा भी खड़ा होता रहा, एतराज़ात भी होते रहे। न सिर्फ ये कि हुकूमत की तरफ से बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट के कुछ मुअज़्ज़ज़ जजों की तरफ से भी। करीम सिद्दीकी साहब, एक बड़ा ही एक कशीदगी का माहौल है। कहाँ सुप्रीम कोर्ट सियासतदानों को ये समझा रही थी कि आपस में इत्तफाक पैदा करें, अब सुप्रीम कोर्ट को खुद हुकूमत की तरफ से एक ऐसी कानून साजी करने का सामना करना पड़ रहा है कि जिसमें चीफ जस्टिस के अख्तियारात, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने फैसला दिया था, 5 जजों ने, कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं, उनका ये अख्तियार है कि वो बेंच बनाएं, उसमें कौन से जजेस हों। तो अब ये जो कानून साजी होने जा रही है इसके ऊपर मेरे ख्याल में मामला तो बहुत ज़्यादा कशीदा होगा। मगर इससे पहले कि हम इस कानून साजी पर बात करें, मेरे ख्याल में आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 5 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे और ये मामला वही था कि जो इलेक्शन की तारीख में इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर तक की तारीख में तोसी कर दिया है। तो बज़ाहिर जो कुछ चीफ जस्टिस ने कहा उससे हमें बहुत से इशारे तो मिल रहे हैं। मैं कुछ हाईलाइट्स बता दूं जो चीफ जस्टिस ने कहा, फिर हम आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझ समेत दीगर अफराद की तनख्वाहों पर कट लगा के इंतखाबात जैसा अहम टास्क पूरा किया जाए। फिर चीफ जस्टिस ने कहा अदालती फैसला अगर 4-3 का हुआ तो किसी हुक्म का वजूद ही नहीं। माजरत के साथ ये अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि अदालती फैसला अगर 4-3 का हुआ तो किसी हुक्म का वजूद ही नहीं जिसकी खिलाफ वर्जी हुई हो। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस वक्त मुकदमा तारीख देने का नहीं मनसूख करने का है, जमहूरियत के लिए इंतखाबात ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसले पर अमल दरामद हो चुका है, इस मामले को दोबारा उठाकर अदालत में पेश ना किया जाए। 1 मार्च का फैसला कितने अरकान का है ये हमारा अंदरूनी मामला है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में इस वक्त तशद्दुद और अदम बर्दाश्त है, मुआशी हालात देखें, आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं, आपस में दस्तो गिरबां होने की बजाय इन लोगों का सोचें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो करीम साहब, बज़ाहिर तो सियासतदानों से ज़्यादा आटे की लाइनों की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फ़िक्र लग रही है और ये मुझे लगता है कि गरीबों का सोच के ही आइन की तशरीह भी की जाएगी चीफ जस्टिस की तरफ से। कैसे देख रहे हैं, मामला किस तरफ जा रहा है? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और वो तो एक बात तो ये है कि 90 दिन की आइनी कदगन है कि आपने 90 दिन के इंतखाबात करवाने। अब लेकिन यहाँ पे हम देखें तो जो आज के हुक्मरान हैं, अपोजिशन, जब ये असेंबली पंजाब तोड़ी गई थी तो PMLL ने कोई किसी को चैलेंज नहीं किया था वहाँ पे, ठीक है। मेरा ख्याल है कि वो करना चाहिए था कि अगर असेंबली तोड़ी गई थी। एनीवेज ये आफ्टर थॉट है। दूसरी बात, जो हमें कंसेंसस है वो तकरीबन 4 जजेस के अंदर तो कंसेंसस इस बात पे नज़र आता है कि इलेक्शन कमीशन का जो ये 8 अक्टूबर तक एकदम से जंप लगा के जो किया गया है इसके ऊपर अदालत मुतमईन नहीं है। ये 4 जजेस से मुराद अमीनुद्दीन खान भी आप समझते हैं? अब आप छोड़ दीजिए, नाम नहीं लेना चाहिए। चलो ठीक, मतलब इसमें जो है ना वो, लेकिन आपने नाम तो ले लिया एक जज को अलग करके। अच्छा, एनीवे नहीं, वो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग है। तो और फिर उसके बाद उठते हुए आज आपको पता है कि जब जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि फॉरगेट अबाउट 4-3, आप हमें ये बताएं कि ये आया मनसूख करने का इख्तियार है तो फिर कौन सी अथॉरिटी होगी। फिर उसके बाद जो है आप ये देखें कि जब ये जमाल मंदोखेल साहब जो हैं वो ये कह रहे थे कि आप हाई कोर्ट्स क्यों नहीं गए, बार बार वो ये पूछते रहे थे। और उस पर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो कल तो इतना ज़्यादा नहीं बोले थे लेकिन आज उनका कॉन्फिडेंस लेवल शायद ज़्यादा था और उसकी वजह ये थी कि उससे पहले अटॉर्नी जनरल फुल कोर्ट की बात कर चुके थे
और फुल कोर्ट की बात के ऊपर ही फिर ये बात आई थी जब उन्होंने ये बात की ना कि अटॉर्नी जनरल के फुल कोर्ट अगर इसको सुन ले, क्योंकि कलेक्टिव विजडम की तरफ हम अगर इस हवाले से जा सकें तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करें कि हम विल रिस्पॉन्ड टू दिस, आपने ये जो बात की हम तो आपको क्या लगता है कि फुल कोर्ट के हवाले से कुछ होगा? और फिर मेरा नहीं ख्याल है, अगर फुल कोर्ट बनाना होता तो फिर ये प्रोसीडिंग आज ना हो गई होती इतनी ज्यादा। नहीं, लेकिन अब आगे पीछे रह क्या गया है। फुल कोर्ट के मामले पे उन्होंने कहा कि हम कुछ करेंगे, और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तरफ से भी जो थोड़ा सा बैक किया गया है थोड़ा सा, उसके बाद ही जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वो अटॉर्नी जनरल से कहा ना कि आप फॉरगेट अबाउट 3-4 जजमेंट, ठीक है ना। अब तो आपके ख्याल में ऐसा क्यों हुआ? ये सेकंड थॉट है, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे हो सकता है? देखिए मतीला जान साहब, बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, कोई फुल कोर्ट का चांस है, कोई गैर रस्मी फुल कोर्ट मीटिंग? आई डोंट नो कि भाई बैक ऑफ द माइंड जजेस के क्या चल रहा है, लेकिन जो बज़ाहिर नजर आ रहा है उसके बाद जो है वो लग रहा है कि शायद मामला जो है वो किसी और तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि अभी 2 फाजिल जज साहिबान का नोट आना बाकी है। अब वो आता है या नहीं है, जस्टिस अतरमन अल्लाह और जस्टिस याहिया अफरीदी, फिर 3 जज साहिबान का भी वोट आएगा, फैसला आना है, तफसीली फैसला आएगा। अब तो लेकिन ये इंटरनल मामला नहीं बनता सुप्रीम कोर्ट का मतीउल्लाह जान साहब। देखें कि अगर 4-3 की जजमेंट है तो फिर तो सो मोटो नोटिस मुस्तरद हो गया हुआ और मामला पार्लियामेंट को भिजवाने की बात है, तो ये कैसे इसको भुलाया जा सकता है? क्योंकि उसके बाद ही है कि सदर ने तो एक्ट करना है वजीर आजम की एडवाइस के ऊपर। सदर इंडिपेंडेंटली कैसे जो है ना वो कर सकता है? अगर सदर के पास वजीर आजम की एडवाइस नहीं है तो फिर सदर का एक्ट जो है तारीख देने का वो नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये है ना कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर गवर्नर तारीख देता है जब असेंबली तहलील होती है, खुद ब खुद असेंबली डिसॉल्व हो जाए या वो तो कौमी असेंबली के लिए ना सदर आ जाता है। नहीं, अभी ये मामला जो है वो तो इस तरफ है ना, उधर भी यही है, लेकिन यहाँ पे जो है तो बात तो वहीं पे आती है ना कि अगर कौमी असेंबली बरकरार है, फेडरल गवर्नमेंट मौजूद है, तो सदर जो है वो अपना तमाम अमल जो है वजीर आजम की एडवाइस पे करता है ना, तो यहाँ पे वजीर आजम की एडवाइस तो नहीं है ना। ठीक है, मुझे तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये कैसे छोड़ दिया जाए 3-4 को। अब ये बता दें, मुझे ये बात समझ नहीं आई और ये मुझे हजम नहीं होती है। नहीं, ये तो उन्होंने कह दिया ना कि फॉरगेट अबाउट दिस, उनके कहने से कुछ नहीं होता। उन्होंने अपना तफसीली फैसला पब्लिक किया है, लोगों को बताया, और ये ऑब्जर्वेशन भी ओपन कोर्ट में दी हैं, तो वो शायद वक्ती तौर पे कह रहे होंगे इस मामले से हटके जरा आगे सवाल का जवाब दें। अब ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल अपने दलाइल देने हैं, और ये बड़ा क्रूशल है कि इलेक्शन कमीशन क्या स्टैंड लेता है। लेकिन अगर देखें तो वो आज जो रिपोर्ट्स थी जो सिक्योरिटी और फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स जो हैं वो उसके हवाले से थी, वो जब अली जफ़र खड़े हुए, और एक बात तो है ना कि आज अली जफ़र की अदालत की तरफ से बहुत मावनत की गई। अमूमन हमने देखा है कि वकला अदालत की मावनत करते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा हमें एक हरकत माकूस जो है ना वो नजर आई है। बिल्कुल। तो उसमें आप ये देखें कि जो है वो यहाँ तक गुज़िश्ता रोज़ की समात में चीफ जस्टिस ने कहा था कि आप ये जो बात करें, आपकी जो ग्राउंड है उसकी फ्लां ग्राउंड जो है ना वो इस आपकी पिटीशन के फ्लां सफ़े पे फ्लां पैराग्राफ में ये चीज़ लिखी है, तो आज भी वो सिलसिला जारी रहा। आज भी जो है वो उस पे अब ये देखें कि अब बड़ी वजह जो बताई गई इलेक्शन कमीशन की तरफ की गई है, हम उसकी तरफ आ जाए। सारी प्रोसीडिंग जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो डोमिनेट रहे आज की सारी प्रोसीडिंग के अंदर, और उन्होंने ही फिर इलेक्शन कमीशन का जो जवाब आया है उसमें पहले कहा कि जी चले माली मामला देख लेते हैं, फेडरल कंसोलिडेशन। अच्छा, हम उसी तरफ आ जाते हैं। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कौमी कॉज है और हम जो है इसके लिए 5% हमारी तनख्वाह में से भी काट लें। बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल में एक प्लॉट भी वापस कर दें तो उसमें भी काफ़ी पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। कयूम साहब, आज जो एक रीज़न बताई गई कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वजारत दिफा, उसकी तरफ से भी कहा गया कि हम मसरूफ़ हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी हैं, तो उसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर ने बड़ी ही एक ज़बरदस्त किस्म की, दबंग किस्म के ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि क्या हम दहशतगर्दों के हाथों बतौर कौम यरगमाल बन जाएं? हमारे नौजवान जो हैं अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं दहशतगर्द के ख़िलाफ़ जंग में, हम इसलिए नहीं दे रहे कि हम यरगमाल बन जाएं और हम वो ये कहना चाह रहे थे कि अब हम इलेक्शन भी ना करा सकें। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो समझ नहीं आती है। फिर उन्होंने कहा कि ये अफवाज पाकिस्तान जो है ये वफाकी हुकूमत के कमांड एंड कंट्रोल में है, और वफाकी हुकूमत उनको ये हुक्म देती है। वो मतलब कहना चाह रहे होंगे वो खुद से फैसला नहीं कर सकते कि हम दस्तयाब नहीं हैं, वफाकी हुकूमत को
ये मौक़िफ़ लेना होगा। तो दूसरी तरफ ये बड़ा ही आम है कि बजट के हवाले से भी मुझे लग रहा था कि तकरीबन 4 जजेस ने तो इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया कि 20 अरब रुपए की रकम इतनी बड़ी है कि हुकूमत उसको मैनेज भी नहीं कर सकती। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी एक बात है। हाँ, उस पर वो जो उन्होंने कहा कि 10 अरब के लैपटॉप तो आप तकसीम कर सकते हैं, इलेक्शन के लिए नहीं निकाल सकते, जैसे एजाजुल एहसन साहब। और वही जब हाई कोर्ट में नहीं जाना तो उन्होंने कहा कि देखें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मॉडिफाई नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं। अच्छा, फिर इंडेमनिटी का मामला भी आ गया। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने बड़ी ही एक दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि हमें सियासी मतानत की ज़रूरत है, मेच्योरिटी की या संजीदगी की ज़रूरत है। जैसे कि इस हवाले से 2008 में इस हवाले से आप हुकूमत से इंस्ट्रक्शन लेके आए, मतलब कि आपकी हुकूमत संजीदा है भी इलेक्शन में, उस पर थोड़ी से कहा भी लगा अदालत के अंदर जब उन्होंने कहा कि वी नीड पॉलिटिकल मेच्योरिटी और इस हवाले से इंस्ट्रक्शन ले लें आप। तो इस पे चीफ जस्टिस ने ये बात की और उन्होंने कहा, फिर चीफ जस्टिस ने एक और बड़ी एक लाइटर वेन में बात की। क्या उन्होंने कहा, बलोचिस्तान के अंदर ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे जो हमारी रेलवे है, जो ट्रेन है, वो अभी भी रिंग के चलती है और जिस पे पैदल चलने वालों की रफ्तार से, वॉकिंग स्पीड से वो चलती है। तो अगर इलेक्शन ना कराने की कोई वजह है तो फिर ये वजह जरूर हो सकती है कि ऐसे इलाकों में आप इलेक्शन ना करवाएं। वो कह रहे होंगे सिंध का, उन्होंने कहा कि जी वो वहाँ पे पानी ही पानी था, मैं ट्रेन पे गया हूँ, ट्रेन पे गया, वहाँ पे है। ऐसे इलाके हो सकते हैं कि जहाँ पे इलेक्शन ना हो सके, ये तो वजह समझ आती है। तो एक चीज तो वाज़ेह है। और फिर उसके बाद देखें लॉ एंड ऑर्डर के वाकयात के हवाले से भी जो था, उन्होंने कहा KPK के अंदर मेरे ख्याल में कितने 60 या 59 वाकयात हुए हैं, पंजाब में 61 हुए हैं, बलूचिस्तान के अंदर 100 कुछ हुए हैं, सिंध के अंदर 300 से ज्यादा वाकयात हुए हैं। तो ये क्या लग रहा है आपको, फिर क्या फैसला कराने वाला है? कि हर जो है अवेलेबल जो सिक्योरिटी अपरेटस है उसमें अगर देखा जाए तो फिर हर पोलिंग स्टेशन पे सिर्फ एक पुलिस वाला ही खड़ा हो सकता है। तो लिहाजा सिक्योरिटी, अमन अमान, ये बात तो ठीक है मतीउल्लाह जहां साहब, लेकिन अटॉर्नी जनरल का ये भी नुक्ता था कि जनाब अगर आप पहले इंतखाबात इन 2 सूबों में करवा दिए जाते हैं तो उससे फिर कौमी असम्बली के इंतखाबात इफेक्ट होंगे। देखें तो ये जाहिर है अभी तो अटॉर्नी जनरल जो है वो सिर्फ सवालात का ही, जस्टिस मुनीब अख्तर के और चीफ जस्टिस के सवालात का ही जवाब देते रहे कि वो कंपोज्ड, आज तो पहला दिन था और फिर चीफ जस्टिस सियासी जमातों को उठ के उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनको मेरा नहीं ख्याल है कि सुनेंगे। क्योंकि देखें बात पता क्या है मतीउल्लाह जान साहब, अब ये देखना होगा कि उनको सुनते हैं या नहीं सुनते, या सुनते हैं तो कितनी देर सुनते हैं और क्या सुनते हैं। कल जो हामिद शाह साहब जो वकील हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि मैं आपको वो कॉरेस्पॉन्डेंस जो हुई भी है वो अदालत में पेश करूंगा। उन्होंने कहा कि कल तक के लिए हमें वक्त दे दीजिए, तो उन्होंने आज की समाअत भी मुलतवी नहीं की जो इदारों के साथ हुई भी है वो, क्योंकि कोर्ट कह रही है ना कि ये कोई वजूहात नहीं है, क्योंकि जंग अजीम दोम के अंदर भी इंतखाबात होते रहे, तर्किया के जल्जले के अंदर भी जो है वो इंतखाबात हो रहे हैं, और फिर यहाँ आइन के अंदर जो 90 डेज का बार है। तो वो अमीनुद्दीन साहब ने बस छोटी सी एक बात कही कि अगर वो 30 अप्रैल वाली डेट भी देख ली जाए तो क्या सदर ने भी तो 90 डेज की वायलेशन नहीं करके वो तारीख दी है, वो भी 254 तो वो तो पहले ही हो चुकी भी है। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और अहम सवाल के आखिर होने क्या जा रहा है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ये हुकूमत के खिलाफ या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसला देती भी है तो इसका क्या मतलब है? इलेक्शन क्या 30 अप्रैल को ही होंगे या फिर कोई नई तारीख आएगी? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सहाफ़ी प्रोग्राम में कयूम सिद्दीकी के साथ हम मौजूद हैं। कयूम सिद्दीकी, पहले 63A का फ़ैसला आया कप्तान के हक़ में, पंजाब में हुकूमत बहाल होगी परवेज़ इलाही साहब, और फिर दूसरा 90 दिन के अंदर इलेक्शन का फ़ैसला आया कप्तान के हक़ में। ट्रस्टी वज़ीर आला बनाने का, ट्रस्टी जो है वो वज़ीर आला वो भी 63A में वो आ गया था। फिर उसके बाद ये 90 दिन का आया। अब जो है हैट्रिक चांस है, और ये भी मेरे ख्याल में अदलिया का कप्तान जो है वो सियासत के कप्तान के हक़ में एक नया फ़ैसला लेने जा रहे हैं। तो ये एक हैट्रिक चांस पे जो हम खड़े हैं, तो ये क्या तासुर क्या मिल रहा है, और इतनी जल्दी में सब कुछ हो रहा है? कोई 5-6 महीने के अंदर और बहुत कुछ भी शायद होना है।
जाहिर है बहुत कुछ होना है मतीउल्लाह जान साहब, फिर और नैब तरामीम के केस का फैसला भी आना है। फैसला भी वो तो 11 महीने से चल रहा है ना, वो किसी वक्त वो भी तो जैसे जैसे वो खान भी साहब की फट सकते कैंपेन हैं। चल रही है वैसे वैसे जो है ना ये भी फैसला चल रहा वैसे वो नैब तरमीम का केस भी पेट्रोल बम वाला लगता है मुझे, कोई ऐसा फटेगा कि याद रखेगी। है। पता नहीं आए उसमें क्या होता है, लेकिन एनीवेज उसमें क्योंकि कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं है तो वो जो चीज़ हो चुकी होगी वो पास्ट एंड क्लोज चैप्टर में जाहिर होगी। लेकिन जाहिर है कि आने वाले दिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मतीउल्लाह जान साहब, ये राउंड ऑफ लिटिगेशन यही ख़त्म नहीं हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर कल को फर्ज करें, मैं जैसा कि चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी की तरफ से दी गई तारीख जो है उसको तब्दील कर दे। तो अब कौन सी तारीख होगी? और अटर्नी जनरल जो है वो जाहिर है ये एक मामला आएगा, इसके अंदर कितना हो सकता है, फिर एक मरतबा कहेगी सुप्रीम कोर्ट के बेरेस्ट मिनिमम डिविएशन हम अलाउ करते हैं, तो ये मामला यहाँ पे खत्म होगा नहीं। मुझे लग रहा है एक और राउंड ऑफ लिटिगेशन जो है ये जस्टिस अतम मिनल्ला के फैसले के बाद आएगा। अब अगर तफसीली फैसला आता है जस्टिस अतम मिनल्ला, जस्टिस याहिया अफरीदी का, वो क्यों नहीं आ रहा भाई दबा, क्यों इतनी ताखीर हो रही है? आई डोंट नो, ये तो जज साहिबान का प्रोगेटिव है ना, आना चाहिए कि नहीं? मेरा ख्याल है कि आ जाना चाहिए। 2 जज साहिबान ने लिख के दे दिया है तो इतना वक्त, बल्कि वो तो इससे ज्यादा अरसे से वो थे, तो इनका फैसला भी आना चाहिए। फैसला तो 3 जजों का भी नहीं आया जो जस्टिस उमर बंदयाल ने देना है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर ही वो भी नहीं आ रहा। जो कुछ हो रहा है शॉर्ट ऑर्डर पे हो रहा है, कोई रीजनिंग नहीं आई है, कुछ नहीं आई है। क्यों सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जो है ना वो इस डिसीजन के ऊपर पहुंचा, उसकी वजूहात क्या है, कुछ नहीं है। मतीउल्लाह जान साहब, यही तो जो है ना रोना मतलब ये पीटना जो सारा है वो यही हो रहा है। ये सारी स्कोरिंग जो है शॉर्ट जजमेंट, इसी तरह 63A के ऊपर भी शॉर्ट जजमेंट के ऊपर आपने सारा कुछ कर इंप्लीमेंटेशन हो गई, डिटेल रीजनिंग उसकी पता नहीं कब बाद के अंदर आई है, उसमें रिव्यू पड़ा हुआ, रिव्यू सुन ही नहीं रहे हैं। सो ये सारे मामला जो उनसे हैं मतीउल्लाह जान साहब एक तरीके से हो रहा है। हैज़ार्ड नहीं, ये वन मैन शो है, वन मैन शो है, तभी ये मामला ऐसे हो रहे हैं क्योंकि इख्तियारात का फैसलाबाद का घंटा घर जो है वो चीज जैसे तो पाकिस्तान की जात है, तो वो आप ना देखें ना, आपने बेंचेस कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जब रजिस्ट्रार को पूछा कि बेंच मुकदमात के हवाले से पॉलिसी बनाई थी जो मुनीब अख्तर साहब की और जैसे मंसूर अली शाह ने भेजी थी फाइल चीफ जस्टिस, 1.5 साल से फाइल नीचे नहीं आई है चीफ जस्टिस के ऑफिस से। तो मुझे लगता है वो शहबाज शरीफ साहब ने फाइल मंगवा ली है। अब जो नई डेवलपमेंट हम नाज़रीन को बताते चले कि अब एक नया कानून आ रहा है और वज़ारत काबीना ने भी उसको मंजूर कर लिया है। अब वो असम्बली के इजलास में टेबल भी ऑलमोस्ट हो गया है और उस कानून के तहत अब बेंच की तश्कील का अख्तियार चीफ जस्टिस के पास नहीं होगा, बल्कि 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी होगी जो अक्सरियत के साथ फैसला करेगी कि कौन सा केस जो है वो कौन सा बेंच सुनेगा। और अज़खुद नोटिस के हवाले से, आम केसेस नहीं, अज़खुद नोटिस के हवाले से जो सुओ मोटो नोटिस है उसमें जो केसेस की समात है 184(3) की जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो उसके हवाले से 3 जजेस की कमेटी होगी, पहले फैसला करेगी ये आया पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है भी या कि नहीं। और फिर जो कमेटी का फैसला होगा वो मेजॉरिटी से होगा। यानी आज अगर जस्टिस उमर अता बंदयाल और नेक्स्ट सीनियर जज चीफ जस्टिस अपना जस्टिस काजी फैज़ ईसा और नेक्स्ट सीनियर जज सरदार तारिक मसूद, ये तीनों मिलके अक्सरियत से फैसला करेंगे कि सुओ मोटो लेना है नहीं लेना, अगर लेना है तो इनको कौन से जजेस सुनेंगे, कितने ये लिखा है उन्होंने कि उसमें ये सीनियर मोस्ट जजेस शामिल होंगे, उसमें नहीं होंगे, नहीं हो सकते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि वो भी खुद भी शामिल हो सकते हैं और वो कोई बेंच भी तश्कील दे सकते हैं। और उसके बाद अपील का हक दिया गया है और उसमें 30 दिन के अंदर अपील का भी हक दिया गया है कि जो भी सुओ मोटो, पहले सुओ मोटो कार्रवाई होती थी, फिर नजरसानी में बड़ा महदूद वही जज साहिबान सुनते थे, लेकिन अब अपील में ये होगा कि डिफरेंट जजेस का बेंच जो है वो लार्जर बेंच जो है वो उसको सुन सकेगा। अच्छा, इसके बाद अब उन्होंने कुछ और नई जो तरामीम की हैं कि जो रिव्यू पहले सुप्रीम कोर्ट में होता था किसी भी हुई नहीं है, मुजव्वजा मसवदा है कानून का, ये कह सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली। अभी ये पार्लियामेंट में पेश होगा, काबीना ने मंजूरी दे दी है। मालूम नहीं सदर आरिफ अलवी जो है वो कितना अरसा उसको लेके अपने पास बैठे रहेंगे। तो अगले 10-12 दिन 15 दिन बड़े क्रूशल हैं। अगर ये कानून पास हो जाता है तो फिर बेंच बनाने का जो अख्तियार है वो जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के पास चला जाएगा।
तो आने वाले दिनों में अगर ये कानून पास हो जाता है कयूम सदीकी साहब, तो आप वाकई समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो सुओ मोटो का जो हथियार था, जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता था हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़, माजी में भी और अब भी ये लग रहा था, तो वो मामलात कुछ स्लो हो डाउन हो जाएंगे, रुक जाएंगे, या वो अख्तियार फिर जस्टिस काजी फाइजा और सरदार तारिक मसूद के पास चला जाएगा जो अख्तियार चीफ जस्टिस उमर तार बंदियाल के पास होता है? टेक्निकली लग तो ऐसे ही रहा है, जो मतलब इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो सादत हसन मंटो का भी एक अफसाना है, नया कानून याद है? तो ये नया कानून तो आ रहा है और बिल्कुल ये नीड ऑफ द आर तो है, लेकिन अब ये देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस नज़र से देखती है। अगर ये कानून बन जाता है, 15 दिन होता है, नहीं बनता है, उस वक्त तक नहीं देखेगी जब तक के कानून बन नहीं जाता है। जब कानून बनेगा तो फिर वो चैलेंज होगा, और कानून बन गया हुआ और चैलेंज हुआ तो फिर उसके लिए जो बेंच तश्कील दिया जाएगा वो कौन सा और कैसे होगा, ये एक बात होगी। आया वो इस कानून के तहत होगा या पुरानी प्रैक्टिस के तहत होगा, और फिर इसको देखेगा। सो इट्स अ ट्रिकी मूव, मतलब कि जिसको कहते हैं गो के ये देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात है। और ये भी हो सकता है क्योंकि अगले 6 महीने बहुत सारे अहम होने हैं। ठीक है, ये जो कमेटी है कयूम, ये कमेटी ये भी तो कर सकती है ना कि एक मुस्तकिल 7 जजों का बेंच बना दे। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे सुप्रीम कोर्ट जैसे जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि में भी कहा 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए एवरी जुडिशियल ईयर 5 परमानेंट एक बेंच बना दे, परमानेंट। तो ये अख्तियार तो कमेटी का ही रहेगा ना, ये कमेटी का रहेगा। बेंचेस अच्छी बात कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से है ना, ये देखें एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, एवरी कॉज अपील और मैटर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट शैल बी हर्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाय अ बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कमेटी comprising the Chief Justice of Pakistan and 2 senior most judges in order of seniority। अच्छा, 14 दिन के अंदर एक लार्जर बेंच के सामने सुओ मोटो के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकेगी, और 14 दिन के अंदर वो जो है 30 दिन के अंदर करनी होगी, तो 14 दिन के अंदर सुनना जरूरी होगा, सुनना शुरू होगा। फैसला जो है उसका कोई पता नहीं है, खैर वो तो मुश्किल ही होता है बताना। मगर अच्छा, इसमें जो एक अच्छी बात ये हुई है कयूम सदीकी साहब कि इस मामले में जो अर्जेंट मैटर्स, ये भी मेरे ख्याल में सुओ मोटो से ही रिलेटेड है, जो अर्जेंट समाअत के लिए या जल्द समाअत के लिए जो भी दरख्वास्तें होगी वो 14 दिन के अंदर उन दरख्वास्तों की सुनवाई या समाअत फिक्स करना होगी। ये लिखा हुआ है अर्जेंट नौयत की जो आएगी वो उसको 14 दिन में फिक्स करना होगा। अब ये बताएं, मतलब ये भी चीफ जस्टिस का प्रोगेटिव है ना, क्योंकि उसके पास जाती है चीफ जस्टिस के भी कौन सा केस जल्द लगाना नहीं लगाना। क्या जिस तरह हम सहाफ़ी बहुत सारे मामलात में कहते हैं सहाफ़त पर हमला हो गया है, तो क्या अगर ये कानून बन जाता है तो क्या अदलिया की आज़ादी पे हमला होगा? नहीं मतीउल्लाह जान साहब, अदलिया की आज़ादी पे हमला नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को ख़त्म नहीं किया जा रहा, ठीक है ना, इख्तियार को या डिस्क्रिशनरी पावर, क्योंकि ये जो बेंचेस की तश्कील और ये इख्तियार है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन और केसेस की फिक्सेशन। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार किसी भी तरह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मुतासर तो नहीं कर रहा, अदालत को फैसले करने से तो नहीं रोका जा रहा, अदालत को कोई सर्टन मुकदमा सुनने से तो नहीं रोका जा रहा, तो ना ही ये बेसिक स्ट्रक्चर जो थ्योरी है उसके खिलाफ है। सो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बड़ी सोच समझ के बड़ी एक अच्छा कौड़ी जो है वो फेंकी गई है कि अगले 6, 7, 8 माह जो है वो हमने किस किस्म की सुप्रीम कोर्ट देखनी है और उसमें क्या तब्दीली जो है वो हमें नजर आएगी। अच्छा, और अगर इसको डिस्कार्ड किया गया तो फिर जुडिशरी के अपने अंदर से क्या रिएक्शन आएगा वो भी आपको साफ पता लग जाएगा। अब ये बताएं कि इस मामले पे तो कानून पहले से मौजूद था, कौन से मामले कि कौन बेंच बनाएगा, और वो सुप्रीम कोर्ट का एक 1980 के रूल्स हैं जो खुद नहीं सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है, वो जो 5 रुकनी बेंच जो आप एक आस्कुद नोटिस के हवाले से, आस्कुद नोटिस के हवाले से ही मैं बात करूं, ये भी उसी के हवाले से सुओ मोटो और आस्कुद नोटिस के कि 5 रुकनी बेंच ने ये तय किया था। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर है, क्या इस कानून साजी के जरिए से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलिफाई किया जा रहा है, ये खत्म किया जा सकता है? ये देखें, उन्होंने एक नया कानून आया ना, पहले कभी किसी जमाने के अंदर मतीउल्लाह जान साहब कुछ और होता था, नैब ऑर्डिनेंस से पहले कानून कुछ और था, फिर नैब ऑर्डिनेंस के अंदर तरामीम आई, फिर कुछ और हुआ। अब ये इस हवाले से है ये क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट खुद बनाती है ना, लेकिन ये भी एक बड़ा डिबेटेबल है
क्योंकि ये रूल्स ऑफ बिजनेस के नीचे आता है, तो ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास है ये करने वाला कि नहीं, और मेरा ख्याल में है ये इख्तियार। मगर सुप्रीम कोर्ट जो रूल्स बनाती है कयूम, वो आइन और कानून के मुताबिक उसके बगैर हो ही नहीं सकते ना। ठीक है, तो अच्छा, इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून की रोशनी में रूल बनाएगी तो कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। हाँ। कानून पार्लियामेंट बनाती है। तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट जो भी रूल्स बनाएगी या जो कवायद बनाएगी वो उस कानून के तहत होंगे कि जो पार्लियामेंट मंजूर करेगी। इसमें लिखा मेरा ख्याल है कि अगर ये कानून अगर चैलेंज होता है ना तो शायद उस वक्त फुल कोर्ट बन जाए। उस वक्त फुल कोर्ट बननी भी पड़ेगी और क्योंकि ये फैसला अगर रूल्स फुल कोर्ट नहीं बनाने अपने। अच्छा, बड़ी दिलचस्प चीजें होंगी मतीउल्लाह जान साहब, उसमें फिर फायदा या नुकसान जो है वो उन जजेस को होगा जो चीफ जस्टिस की लाइन के अंदर लगे हुए, क्या फिर उनको उस बेंच में होना चाहिए? एनीवेज बहुत सारे सवाल। मेरे ख्याल में रूल्स बनाने के लिए तो जब नहीं देखें मतीउल्लाह जान साहब, अगर मेरा इख्तियार आप कटेल कर रहे हैं किसी तरह से भी या उसको डाइल्यूट कर रहे हैं तो जज फॉर हिज ओन कॉज हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि हम खुद ही 15 जजेस बैठ के यही चीज रूल्स में डाल देते हैं, नहीं वो फिर तो क्या होगा? वो तो एक और बात है। फिर इस कानून की जरूरत रहेगी? फिर इस कानून की जरूरत नहीं रहेगी। नहीं, कानून तो फिर भी कानून है। रूल तो कल फिर चेंज कर दें, कानून को वो सुप्रीम कोर्ट चेंज नहीं कर सकती जब तक कमरा अदालत में बैठ के स्ट्राइक डाउन करे, वो भी कोई दरखास्त आए, और फिर इसलिए स्ट्राइक डाउन कर सकती है कि वो आइन के साथ मतीउल्लाह जान साहब, अगर ये कानून बन गया, नोटिफाई हो गया, तो उसके ऊपर अमल करना भी तो लाजिम होगा ना। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि जब ये कानून बन गया फिर उसके बाद अगर ये चैलेंज होता है तो कौन बेंच बनाएगा? फटा तो यहीं से शुरू हो जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल में कि पुराने तरीके से बेंच बनेगा या इस नए कानून के तहत बनेगा। उसके लिए फिर फुल कोर्ट, और अगर नए कानून के तहत कानून तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि अगर ये चैलेंज होता है तो शायद इस पे फुल कोर्ट बने। फुल कोर्ट बनना भी पड़ेगा और ये बहुत बड़ा एक सवाल होगा कि किस कानून के तहत, इसके मंजूर होने के बाद किस कानून के तहत फिर चीफ जस्टिस वो वाला बेंच बनाएंगे जो इस कानून का जायजा लेगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। साफी प्रोग्राम में बात हो रही है हुकूमत और अदलिया जिस तरीके से अब आमने सामने हैं। एक तरफ फैसले का अख्तियार है कि इलेक्शन कब होने हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, और दूसरी तरफ कानून बनाने का अख्तियार है कि चीफ जस्टिस बेंच बनाएगा या फिर 3 जजेस, सीनियर 3 जजेस मिलके, ये अख्तियार है हुकूमत के पास। तो पहले अगर कानून मंजूर हो भी जाता है क्यूम सिद्दीकी साहब, तो आपको क्या लग रहा है आने वाले वक्तों में क्या हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि इलेक्शन नहीं करवाने और कानून पहले मंजूर होगा? और अगर कानून पहले मंजूर हो जाता है तो फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल के पास बेंच बनवाने के लिए कैसे जाएगी? मतलब कि कैसे आइनी दरख्वास्तें दायर करेगी? फिर मामला तो जस्टिस फायज ईसा के पास भी आ जाएगा, जिनको चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल अपने साथ भी बहुत कम बिठाते हैं। शायद एक दफा बिठाया था और वो शायद उनको अहम आइनी मामलात में बिठाते भी नहीं है। और फिर एक फैसला भी आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कि इमरान खान से मुतल्लक वो कोई केस भी नहीं सुनते, ना उनके सामने लगाया जाता है। तो ये कानून अगर आ जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो वो फैसला है कि काजी फायज ईसा के सामने इमरान खान के केस नहीं लगने, तो क्या काजी फायज ईसा इमरान खान से मुतल्लक मुकदमात के बेंच की तश्कील में अपना किरदार अदा कर सकेंगे? ये कुछ नई पेचीदगियां नहीं पैदा हो जाएंगी? नहीं, देखें, एक उमर ता बंदयाल साहब ने तो एक मरतबा बिठाया, इससे पहले जो है वो आसिफ खोसर साहब ने जब सीनियर मोस्ट जजेस का वो FCR वाला केस, जो इंटरमेंट सेंटर वाला केस था, उसके बाद से वो केस ही नहीं लगाया नहीं। ठीक है ना। ये भी एक जो डॉक्ट्रिन ऑफ गुलजार था उसको कंटिन्यू किया, डॉक्ट्रिन ऑफ मिट्टी पाओ सुनो ही ना, हाँ, बंदयाल साहब ने। ठीक है, तो इसी तरह साकिब निसार साहब ने भी एक केस के अंदर बिठाया था जिस पे एतराज़ लगा था और फिर उसके बाद काजी फायज ईसा को बेंच से अलहदा कर दिया पेशावर में, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर जजमेंट दी थी कि ये साकिब निसार साहब ने कितना गलत इकदाम जो है वो किया था। तो और भी बहुत सारे हैं, 184(3) की पावर्स को रेगुलेट करने के हवाले से मुख्तलिफ जजेस के नोट्स भी हैं, काजी फायज ईसा के 62(1)F के हवाले से वो बहुत सारे 7 सवालात भी हैं। तो एनीवेज, अब ये जो सूरत बन रही है इमरान खान साहब के खिलाफ, अगर हो मतलब इमरान खान साहब को कोई सजा हो गई हो किसी मुकदमे के अंदर और उसकी अपील कोई आए साथ में, तो फिर वो कोई बायस का इल्ज़ाम लगाएंगे, जी आप बायस है मेरे हवाले से, तो वो ना सुने।
लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन का मामला है उस पर तो कोई कदगन नहीं है। ठीक, इसका मतलब है चीफ जस्टिस अगर बनते हैं काजी फायज ईसा, तो इस कानून के बाद कम से कम जस्टिस काजी फायज ईसा के पास भी वो अख्तियारात नहीं होंगे जो इस वक्त चीफ जस्टिस बंदयाल के पास हैं, और एक किस्म का चेक होगा। और चीफ जस्टिस अगर काजी फायज ईसा हैं तो नेक्स्ट सीनियर तरीन जज जस्टिस इजाजुल एहसन, और उनके बाद तारिक मसूद की रिटायरमेंट के बाद इजाजुल एहसन साहब और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह हो जाएंगे। मंसूर अली शाह, तो फिर भी काजी इजाजुल एहसन साहब जो हैं वो फिर उनको गिला रहेगा कि मेरी मर्जी नहीं चलती, और अक्सरियत की कमेटी जो है लेकिन वो भी तो फिर चीफ जस्टिस बनेंगे ना अगर वो मुलाजमत। अच्छा, जब इजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनेंगे, जब भी बनेंगे, पता नहीं काजी फायज ईसा साहब के बाद क्या क्या होता है, लेकिन जब भी बनेंगे तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी? मंसूर अली खान साहब, मंसूर अली शाह साहब और जैसे याया अफरीदी होंगे। याया अफरीदी, फिर भी इजाजुल एहसन साहब, तो वो बड़ा, मैं यही कह रहा हूँ कि बड़ा सोच समझ के जो है ना बड़े दूर इसके नतायज होंगे। तो ये कानून बहरहाल इंटरेस्टिंग डेज है। तो बड़ा अच्छा, असूल तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। देखिए इंडिया के अंदर भी वन मैन शो नहीं, हाँ, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। देखिए जिस तरह से अभी कल के फैसला है जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने वो जो एक किताब लिखी है यासिर अरशद यासिर साहब की, उसके एक पैराग्राफ का हवाला दिया है कि किस तरह उन्होंने सिर्फ 2 माह के अंदर 33 के करीब बस खुद नोटिस लिए, पागल खानों के दौरे किए, हैट सर पे रखा, कैमरे लेके घूम गए, कभी पानी की कीमतें, कभी डैम बनाने का फैसला, कभी उसके लिए चंदे इकट्ठे करने। और आज भी जो है ना, मतलब है कि चीफ जस्टिस ने एक तरह से इमरान खान साहब की ही तजवीज़ दी कि चंदा इकट्ठा कर लें इलेक्शन के लिए। हाँ बिल्कुल, कि अभी हमारी भी तनख्वाहें काट लें, सबकी तनख्वाहें काट लें। ये तहरीक इंसाफ अदालती विंग था साकिब निसार साहब के दौर में, जो चंदा भी इकट्ठा कर रहा था और ये उसी की तजवीज़ और कंटिन्यूएशन। ओके, बहरहाल ये जो आई थिंक इट इज़ नेवर टू लेट कि जहाँ से भी करेक्शन ठीक हो। और फिर सुप्रीम कोर्ट के अपने जजों के फैसले हैं कि ये अख्तियार रेगुलेट होना चाहिए, या भी मंसूर अली शाह साहब जजिस के फैसले ना भी हो मतीउल्लाह जान साहब, पार्लियामेंट जो है उसको कानून साजी का इख्तियार है, वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगी। देखिए ना, अदालत का इख्तियार है कि वो फैसला करे, और अगर वो मतलब इससे अदलिया की आज़ादी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मुझे तो कोई इससे अदलिया की आज़ादी कटेल होती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की जो तारीफ दी गई है 176 के अंदर, वो चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस हैं डिटरमाइंड बाय द मजलिस बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो चीफ जस्टिस और जजेस मिलके सुप्रीम कोर्ट है ना, चीफ जस्टिस खाली सुप्रीम कोर्ट है, ना ही चीफ जस्टिस के बगैर बाकी जजेस सुप्रीम कोर्ट हैं। तो इट इज गुड कि ये जो है वो, और ये इसमें कोई स्पेसिफिक बात नहीं है। एक हम देख रहे हैं कि अगर आप देख लें रेकोडिक का फैसला, फलां फैसला, फिर 62(1)(f) का फैसला, फिर उसके बाद पार्टी हेड को बरतरफ करने का फैसला, फिर सेनेट की टिकटों का कलअदम करार देने का फैसला, सादिक अमीन करार देने का फैसला, ये सारी चीजें जो है ना, देखें उसके बाद से आपकी सियासत और इक्तिसादियात दोनों को नुकसान पहुंचा है। तो ये सोचना तो है ना, पार्लियामेंट ने सोचना तो है, गवर्नेंस तो उन्होंने करनी है ना। अब इसका एक और पॉजिटिव फर्क ये भी पड़ेगा इस कानून से कि जो दबाव, जो प्रेशर एक फर्द वाहिद 1 मैन शो पे आता था, एक चीफ जस्टिस पे, अब जहाँ से भी आता हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट का था, चाहे वो सियासी था, चाहे वो मीडिया का था, जिसका भी प्रेशर था, वो अब 3 जजेस उसको शेयर करेंगे, उस दबाव को, उस प्रेशर को। और मेरे ख्याल में जब 3 की तिकोन बनेगी तो बड़ी एक मजबूत स्ट्रक्चर होगा कि कम से कम अदलिया के ऊपर जो दबाव है उसके सामने भी ये एक किस्म की दीवार चीन होगी। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट एक किस्म का एक किला बंद होगी इन 3 जजों को जब अख्तियार मिलेगा अक्सरियत से फैसले करने का। मतीउल्लाह जान साहब, किला बंद होने के अलावा जो अच्छी सब बात है ना, वो ये है, ये कोर्ट ऑफ लॉ है। तो इसको कोर्ट ऑफ लॉ को कानून के मुताबिक चलना चाहिए, किसी एक की ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर, जैसे कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है कि बदलते मूड या ख्वाहिश की बुनियाद के ऊपर अगर आप चलाएंगे तो फिर ये इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट बन जाएगी, ये एक शाही सुप्रीम कोर्ट बन जाएगी। ये मेरे ख्याल शाही में फरमान, उससे ना सिर्फ ये कि फौरी नुकसान होगा बल्कि अल्टीमेटली भी अवाम का एतमाद उठता चला जाएगा। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था मुस्तफा इम्पैक्स केस, जिसमें कहा गया था कि जो प्राइम मिनिस्टर है, जो वफाकी हुकूमत ने आइन के मुताबिक फैसले करने हैं, वो फैसले प्राइम मिनिस्टर ने नहीं, वफाकी हुकूमत ने करने, और उससे मुराद ये है कि काबीना, पूरी काबीना का फैसला होगा।
तो ये मुस्तफा Cabinet to इम्पैक्ट Prime Minister is जो the federal मुस्तफा government. कोई इम्पैक्ट अकेला केस कोई है इख्तियार वो नहीं। उन्होंने अप्लाई कर दिया है अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हाँ, कि जो बिल्कुल। फैसले हैं वो सुप्रीम कोर्ट से मुराद चीफ जस्टिस नहीं है, वो भी या तो पूरी सुप्रीम कोर्ट करेगी, फुल कोर्ट करेगी, या फिर 3 जजेस करेंगे। कम से कम फर्द वाहिद जिस तरह वज़ीर आज़म फैसले नहीं कर सकता, इस तरह चीफ जस्टिस भी फैसले नहीं कर सकता। अब मालूम नहीं कि यही डिसिप्लिन और यही असूल जो है हमारे क्या दूसरे किसी हसास अदारे पर भी लागू हो सकता है कि मेरे ख्याल में डिसिप्लिन अदारों को इससे बाहर ही रखा जाए तो अच्छा है। क्योंकि वहां पे तो जंग के दिनों में तीन बॉसेस की गुंजाइश नहीं है। नहीं, वो कमांड एंड कंट्रोल का मामला है, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, वो एक यूनिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर है उसको। लेकिन मशवरा कर लेना फिर भी अच्छा होता है। मगर मेरे ख्याल में मुस्तफा इम्पैक्ट केस की ये रिवर्स एप्लीकेशन है। मैं तो एक और बात भी है मतीला जान साहब, आपके तवस्सुत से ऐसे कई दिन से जो है ना मेरे जहन में कुल बला रही थी कि हमने ये पता है आपको कि जब भी चीफ जस्टिस के बनने का मामला होता था तो एक बहुत ही जानखेजी होती थी, फिर अल जिहाद ट्रस्ट का केस आया, फिर बाद बना, फिर उसके बाद अमेंडमेंट हुई, फिर ये हुआ कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उसके बाद जो है ना अब हम देखूं तो अब उसके बाद देखते हैं कि आप जब चीफ जस्टिस के पास अपॉइंटमेंट का इख्तियार भी नॉमिनेट करने का भी है और फिर आइंदा के चीफ जस्टिस का भी, तो ये 10 साल पहले शुरू हो जाती है प्लानिंग के हाँ किस शख्स को किस वक्त हाई कोर्ट से उठा के सुप्रीम कोर्ट लाना है और फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। तो मैं तो कहता हूँ ये सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है ना यहाँ पे इसको भी एक अमेंडमेंट करनी चाहिए और ये 3 जजेस में से ये इख्तियार हो कि किसको चीफ जस्टिस बनना है। लेकिन फिर ऑन द बेसिस ऑफ देखें, पहले जब फर्द वाहिद चीफ जस्टिस के पास हाई कोर्ट से जजों को पिक करने का अख्तियार था तो उस वक्त तो वो खतरनाक था। उस वक्त सीनियरिटी प्रिंसिपल इसलिए ज़रूरी था कि कोई जज हाई कोर्ट का इस लालच में आके कोई ऐसे काम ना करे कि वो जंप करके सीनियरिटी में ऊपर आ जाए किसी एक चीफ जस्टिस को खुश करके। अब जब 3 जजेस होंगे, जब हम बात कर रहे थे जब 3 जजेस होंगे तो फिर नीचे वाला एक जज जो है वो किसी एक जज को खुश करके ऊपर आने की सोचेगा भी नहीं। तो इसलिए 3 जजेस के पास सीनियरिटी प्रिंसिपल ना हो, लेकिन फर्द वाहिद के पास इसी एक्ट के अंदर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो रूल्स नहीं बन रहे हैं उसका भी कानून साजी होना चाहिए कि ये नॉमिनेशन ऑफ जजेस का इख्तियार है वो भी सोल चीफ जस्टिस के पास ना हो। और मेरे ख्याल में ये एक मिसाल है। इसके बाद अगला कदम तो यही होना चाहिए कि जो जजों की तैनाती का मामला आप देख रहे हैं ना कि खुद सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो इस सीनियरिटी प्रिंसिपल को एडहेयर नहीं कर रहा। वहां पे भी चीफ जस्टिस का एक सवाबदीदी इख्तियार है कि वो 10वें नंबर से उठा के किसी को भी लेके आ जाए सुप्रीम कोर्ट में और फिर वो ये कहते हैं कि जनाब कॉम्पिटेंस की बात है ना, सिर्फ मेरिट या सीनियरिटी तो नहीं है। तो बिल्कुल ये जो मामला था ना ये जहाँ पे ये केसेस के हवाले से कि 184(3) के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को रेगुलेट करने की कोशिश की गई है, वहीं पे अपॉइंटमेंट के हवाले से भी जो है ना उसके ऊपर भी पार्लियामेंट को बहुत गौर सोच समझ के जो है ना इस मामले को देखना चाहिए कि ये इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास ना हो। अब मेरे ख्याल में इस कानून साजी के जरिए पहले जहां हुकूमत के अंदर एक किचन कैबिनेट होती थी, अब अदलिया के अंदर भी एक किचन कैबिनेट जो है वो इस्टेब्लिश हो गई है। और ये किचन कैबिनेट से मुराद ये है कि आखिरकार चीफ जस्टिस के पास सबसे अहम फैसला करना तो यही होता था ना कि कौन सा बेंच बनना है, किस केस को किसके सामने लगना है, कितने जजेस के सामने लगना है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और मेरे ख्याल में ये टर्निंग पॉइंट होगा हमारी अदलिया की, न सिर्फ ये साख को बहाल करने के लिए बल्कि अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चाहिए। आपके मुल्क को अमन और मान चाहिए, आपके मुल्क को एक इस्तेहकाम चाहिए। 184(3) के इख्तियार को इस्तेमाल करके जिस तरह से हुकूमतों को मफलूज किया गया है वो हमारी तारीख का एक कोई अच्छा बाब नहीं है। मैं उसको स्याह बाब क्या कहूं, बहरहाल जी हर चीफ जस्टिस अच्छा बाब नहीं है। हर चीफ जस्टिस अपने आप को पता नहीं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर समझना शुरू हो गया था और हर कोई आते साथ ही तकरीर में कहता था मेरी ये तरजीहात हैं। तरजीहात तो ऐसे बताते थे कि जैसे कोई वोट लेकर आया है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। तो बहरहाल मेरे ख्याल में अब हमारी अदलिया का साख भी बहाल होगा, उसको तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा और उसकी इंडिपेंडेंस भी इंश्योर होगी, क्योंकि जो अदलिया की आज़ादी है वो जुड़ी होती है आपकी रेपुटेशन से और आपकी साख से। बहुत अच्छा ये कदम है कयूम साहब। और मेरे ख्याल में ये एक पहला कदम हो सकता है। बिल्कुल सही, लेकिन इसके बाद बड़ी तब्दीलियां भी करनी होंगी अगर जुडिशरी अपने आप को ठीक नहीं कर रही है। एक बुनियाद रख दी गई है और मेरे ख्याल में ये एक मजबूत बुनियाद है। इस बुनियाद के ऊपर
एक बहुत ही बुलंद व बाला इमारत अभी हमने बतौर कौम तामीर करनी है। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।